हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं और इसका ज्योमेट्री का ये पार्ट 4 है। तो ये टॉपिक 6 में तो देखो ये नहीं है, ये टॉपिक 7th में है। तो 7th ऑनवर्ड्स आप इस टॉपिक को पढ़ोगे जो मैं आज कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आएंगी और ये टॉपिक अगर आप 7th में क्लियर हो जाता है आपको, तो आपको 9th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 7th के बाद ये टॉपिक आपको 9th में आएगा और 9th के बाद 10th में ये सीधे आप क्वेश्चंस 10th में बोर्ड में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से आप तैयार रखिए और ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको जो मैं लिया है टॉपिक, इसमें है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन मैंने आपको बताया था किस तरह से होती है। कुछ समांतर रेखाएं या असमांतर रेखाओं को अगर एक रेखा काटती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो एंगल्स कैसे बनाती है, उन एंगल्स का क्या नाम है? अगर आपने वीडियोस को नहीं पता कि तिर्यक रेखा कैसी होती है, क्या होती है, तो मैंने उसमें रेखाएं जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई हैं। तो आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखिए और ये पार्ट 4 तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं ये मैंने आपस में समांतर नहीं बनाई है। आप देखोगे रेखा नाम L है और रेखा का नाम M है, और ये रेखा जो तिर्यक रेखा जिसको बोल रही हूँ उसका नाम है P। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो P है वो तिर्यक छेदी रेखा है और जो L और M है ये आपकी रेखाएं हैं, L और ये M, ठीक है। एंगल मैंने बना दिए हैं कि ये इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो ये एंगल है ये 1 है, इसके बीच में जो ये एंगल है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, यानी आपको 8 एंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, जो ये 8 एंगल्स हैं इनके बारे में पढ़ना है कि इन एंगल्स को क्या कहते हैं या इनका आपस में कुछ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। तो देखिए इस तरह से आपको अपनी NCERT की बुक में मिलेगा, ठीक है। ये NCERT से मैंने कॉपी किया है ये। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, वही मैंने सेम रिपीट किया डायग्राम। ये L बनाया, ये M बनाया और ये एक तिर्यक रेखा बना दी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थोड़ा सा कलरफुल कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा देखने का मन करे, है ना। जब बोरिंग सा डायग्राम होता है तो मन नहीं करता ना उसको देखने का, तो शायद आपको यहाँ मन कर रहा होगा देखने का। और मैंने यहाँ नाम दे दिया इनको 1, 2, 3, 4, यानी 4 कोण तो यहाँ बन रहे हैं और 4 कोण यहाँ बन रहे हैं। टोटल आपके 8 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब 8 के नाम याद करने हैं ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक विशिष्ट नाम है इन एंगल्स के, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अंतः कोण। अगर मैं इंटीरियर एंगल्स बोलूँगी, अंतः कोण बोलूँगी, तो वो कौन कौन से होंगे? तो इन दोनों लाइनों को छुपा दो, देखो ऐसे छुपा दो, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, ठीक है। अगर मैं कोई स्ट्रिप लेती हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर छुपा दिया, इसको छुपा दिया, ठीक है, और मैंने इस पेन से इसको छुपा दिया, तो अब इंटीरियर एंगल आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? 3, 4, 5, 6। तो मैंने यही तो लिखा है 3, 4, 5, 6। तो इंटीरियर अंतः कोण इनको बोलते हैं। तो अब जो बच गए वो क्या होंगे? आपके बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बच गया आपको कौन सा? 1, 2 और 7, 8। तो मैंने इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जाए तो कौन कौन है, तो आप बोलोगे 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है। और आपसे पूछा जाए बाह्य कोण कौन से हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 7, 8, ठीक है। बाह्य कोण आपसे हो जाएंगे 1, 2, 7, 8। अब आपसे पूछेंगे संगत कोणों के युग्म बताइए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण जैसे बोलते हैं ना, इनकी इनकी सहेली कौन है, इनकी फ्रेंड कौन है, तो आपको वो ढूंढना है कि ये फ्रेंड कौन है। तो एक की फ्रेंड कौन होगी, संगत कौन होगी? एक की फ्रेंड होगी 5। तो ये देख रहे हो, ये अगर मैं ध्यान से अगर आप देखोगे, इनको हम संगत कोण बोल रहे हैं। ये इसको देखो सिर्फ, तो एक के साथ कौन है? 5, और इस 3 के साथ है 7, तो इनको हम बोलेंगे संगत कोणों के युग्म। तो 1 और 5 और 3 और 7, ऐसे यहाँ पर देखो 2 और 6 और 4 और 8। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 6, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 8, ठीक है। अब हम बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। ऑल्टरनेट, एकांतर मतलब अंतर हो, मतलब उनमें। तो अंतर कैसे अंतर हो? जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं बाहर, अब इसमें ना एकांतर में भी देखो 2 हैं, एक तो अंतः कोण है और एकांतर बाह्य कोण है। संगत कोणों में अंतः बाह्य कुछ नहीं था। संगत कोणों में सिर्फ ये था कि 1 का संगत 5, 3 का संगत 7, 2 का संगत 6 और 4 का संगत 8। अब एकांतर कोणों में क्या होगा? अगर आप बाहर देख रहे हो, अभी मैं आपको बोलती हूँ कि बाहर की तरफ देखो, इधर देखो,
और कहीं मत देखो। तो एक ये वाला इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा ये 8, एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, एक का ऑल्टरनेट होगा 8 और 2 का ऑल्टरनेट होगा 7। आई बात समझ में? तो ये कैसे हो गए? एकांतर बाह्य कोणों के युग्म हो गए। बाहर के लिए ना मैंने, अब मैं अंदर के लेती हूँ। तो 3 का हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 5। तो समझ में आ रही है आपको बात? अंतःकोण और बाह्य कोण किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है, जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका ये और क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको भी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे मेरी वीडियो जब और देखते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तिर्यक रेखा, अब तिर्यक रेखा कौन सी है? ये है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने, तो एक तरफ बने कौन से कोण बन रहे हैं एक तरफ? 1 3 5 7, लेकिन बोल रहे हैं अंतःकोण, तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में अंतःकोण है 3 और 5, तो इसको बोलते हैं 3 और 5। ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है 3 और 5, और यहाँ पर है 4 और 6, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज पहली बार सुन रहे होंगे तो हो सकता है आपको याद नहीं रहे, लेकिन आप जब मैथ्स करते रहते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो। तो आप समझ गए अंतःकोण किसे बोलते हैं? अंतःकोण ये 3 4 5 6। बाह्य कोण है 1 2 7 8। संगत कोण है 1 का 5 हो गया, 3 का 7 हो गया, 2 का 6 हो गया, 4 का 8 हो गया। एकांतर अंतःकोण, तो बाहर वाले मत देखो, अंदर वाले देखो। तो एकांतर अंतःकोण 3 का 6 और 4 का 5। और एकांतर बाह्य कोण देखेंगे अगर हम, तो 1 का हो जाएगा आपका 8 और 2 का हो जाएगा 7। और तिर्यक जो छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण, तो इसको ऐसे रख लो, और इसके एक ही तरफ के अंतःकोण 4 है, लेकिन हमें अंतः बोला हुआ है तो 3 और 5। तो बस ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जरा इसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। जैसे इसमें बोला हुआ कि प्रत्येक आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। अब ये 1 और 2, इसको मैंने क्या बोला था? क्या है ये 1 और 2? संगत। इसका नाम है संगत कोण। बस कितना सिंपल है। एक ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो एक पहले तिर्यक रेखा पहचाननी है। अब इन दोनों में तिर्यक रेखा कौन है? ये जो ये आ रही है, ये तिर्यक रेखा है आपकी, ठीक है। ये आपकी 2 लाइन्स हैं। तो ये कैसे हैं? एकांतर कोण। एकांतर अंतर है या बाहर है? अंदर की तरफ है कि बाहर है? ये आपके एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखोगे ये वाली, हाँ, तो अब इसमें देखो थर्ड वाले पार्ट में देखो, इसमें ये रेखाएं, तिर्यक रेखा पहचानो। तो ये 2 ऐसी रेखाएं हो गई, ये हो गई तिर्यक रेखा। ये 5 और 6 कैसे हैं? संगत, संगत कोण युग्म, ठीक है। ये जो कोण युग्म है ये संगत कोण है। अब ये 7 और 8 को देखो, ये ऐसे है और इस तरह से ये लाइन जा रही है, तो ये भी आपके हो जाएंगे संगत कोण। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ये अगर आपको पता हो तो सीधी सीधी रेखाएं मैंने बनाई हैं, और ये इस तरह से। तो ये और ये, तो ये क्या है? एकांतर बाह्य है कि अंतः है? देखो, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ये आपके एकांतर अंतः कोण है, ओके। और अगर ये 11 और 12 आप देख रहे हो, इन 11 12 का नाम क्या है? तो इनका यहाँ पर अगर नाम मैं बात करूँ तो एक तरह से रैखिक युग्म है, ठीक है ना। आप हम पहले पढ़ा था ना हमने रैखिक युग्म। तो ये ऐसे आसन्न कोण जिनकी जो ये इनकी वैसी जो उभयनिष्ठ उभयता नहीं होती है, वो आपस में विपरीत दिशा में होती है, तो ये इनको बोलते हैं रैखिक युग्म। तो ये आपके होगा रैखिक युग्म, ठीक है। इनका नाम बताना था ना, तो ये रैखिक युग्म हो गए 11 और 12। तो हम लोगों ने यहाँ पर संगत कोण देख लिया, एकांतर अंतःकोण देख लिया, और एकांतर बाह्य कोण समझ लिए कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये एक क्वेश्चन है, तब यहाँ पर 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखो संगत कोणों के युग्म बताने हैं, तो चलो मेरे साथ करो। चलो, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से होंगे? तो 4 के साथ 8 होगा, तो एंगल 4 एंगल 8, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा एंगल 4 और 8, एंगल 3 और एंगल 7। अब आपको याद हो जाएगा, जब बार बार करोगे ना इस तरह क्वेश्चन तो आपको याद हो जाता है। थर्ड पार्ट में आ जाओ जरा, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 कॉमा एंगल 5। और 4 हो जाएगा आपका एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये आपके होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, ठीक है। अब है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। बाह्य नहीं बोला है, अंतः बोला हुआ है। तो अंतः में 3 का 5 होगा, 3 का
5 के साथ होगा पहला, और दूसरा 2 का 8 के साथ होगा। एंगल 2, एंगल 8, ठीक है। एंगल 2, 8, 3, 5। उसके बाद तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो तिर्यक रेखा ये है, इसके इंटरनल बोलना है, तो 3 और 8, एंगल 3, एंगल 8, पहला तो ये हो गया। और एंगल 3 और 8 और एंगल 2, एंगल 2, एंगल 6, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो आपने पहले वीडियो में मैंने बताया था सम्मुख कोण कौन से होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन से होंगे आपके, 4 का सम्मुख 2 और 1 का सम्मुख 3। तो लिख लेते हैं, पहला होगा आपका एंगल 3, एंगल 1। दूसरा देख लेते हैं एंगल 2, एंगल 4। अब मैंने बोला था ना ये आपस में बराबर भी होते हैं, ये आपस में इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। चलो बराबर वाली प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 5, एंगल 7, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक तरह से ना नामकरण सीखा है कोणों का, कि इनका नेमिंग क्या होती है। तो नेमिंग सीखी है, एप्लीकेशन तो आप लोग 9th-10th में सीखोगे कि इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं। अभी आपने यूज़ नहीं सीखा है। अगर आप छोटी क्लासेस में आप देखते हो तो आपने सिर्फ ये सीखा है, जैसे आप छोटे में देखते हो ना कि ये टेबल है, ये चेयर है, और आप वर्ड मीनिंग लर्न करते हो, तो उस समय उनका यूज़ नहीं समझते हो ना। आज आप बोलते हो कि हाँ चेयर का क्या यूज़ होता है, फ़ैन का क्या यूज़ होता है। तो ऐसे यहाँ पर आपने सिर्फ अभी नेमिंग सीखी है इनकी, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है कि ये इनका क्या फ़ायदा है और क्या यूजेज़ है। तो वो यूजेज़ आप सीखोगे 9th क्लास में। ओके, तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट और है, उसमें आपको करने के बाद ये आपको एंगल्स एंड लाइंस पूरा कंप्लीट आपका एक पैकेज हो गया है। पूरा कंप्लीटली आपको ये इसका इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आ गया है। तो अब आप लोग सीधे इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं 9th-10th क्लासेस में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।